कहानी संसार में लीजिए सुनिए कमलेश्वर की लिखी कहानी तुम कौन हो। रात तूफानी थी। पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज न होती तो शायद इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। पर हवा और हवा में फर्क होता है। यह तो तूफानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसका ब्लोअर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वह शाम 4 बजे तक जिनीवा पहुंच जाता। फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वह कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन बर्फ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। वह था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया था। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार है, पर तूफान का कोई क्या करे। फाग लाइट्स न होती तब तो ड्राइव करना संभव ही न होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ड्राइव करते करते वह लगातार किसी मोटल की तलाश में भी था। पेट्रोल भी लेना ही था। आखिर एक मोटल सा नज़दीक आता लगा। वह मोटल ही था। उसने गाड़ी रोकी। गैस पंप पर रोशनी थी, पर आदमी कोई नहीं था। उसने कई बार हार्न बजाया तो काफ़ी देर बाद एक आदमी निकल कर आया। उसने चाबी दी और कहा, 20 लीटर पेट्रोल। गैस? हाँ, रात भर के लिए यहाँ मोटल में कमरा मिल जाएगा। हाँ, औरत भी मिल जाएगी। औरत की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्हें तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। इस उत्तर से उसने अपमानित महसूस किया था, पर क्या कर सकता था। अपनी बेबसी और मजबूरी को देखते हुए उसने अपमान का वह घूंट पीते हुए भी पूछा था, अगला मोटल कितने किलोमीटर पर मिल सकता है? यही कोई 70 किलोमीटर पर। लेकिन औरतों वाली बात वहाँ भी होगी। इस सर्द तूफानी शाम में तुम औरतों से बचकर क्यों निकलना चाहते हो? वह चुप रहा, पेमेंट किया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। उसके जूते और मोजे पूरी तरह भीग गए थे। पैर ठंडे हो रहे थे। तूफान बदस्तूर जारी था। रुकने की जगह का कोई अता पता नहीं था। सर्दी एकाएक बढ़ रही थी और जिनीवा अभी 150 किलोमीटर दूर था। और फिर जिनीवा पहुंचकर भी तो कम्यून का पता करना था जहां उसे ठहरना था। वह बहुत परेशान था, पर चलते जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सड़क खाली थी, ट्रैफिक था ही नहीं। उससे गलती यह हुई थी कि उसने चलने से पहले मौसम का बुलेटिन नहीं सुना, इसलिए इस तूफान में फंस गया था। 70 किलोमीटर के बाद भी कोई मोटल नहीं आया तो वह पस्त हो गया। आखिर पार्किंग लेन में गाड़ी खड़ी करके वह सुस्ताने बैठ गया। और राहत की बात यह थी कि वहीं एक निग्रो जोड़ा भी गाड़ी रोके खड़ा था। सड़क के दोनों ओर चीड़ के जंगल थे। तूफानी बारिश में वे जैसे हवा से बातें कर रहे थे। उनकी सरसराहट की तेज आवाज़ें और बर्फ़ में भीगने की मिली जुली ठंडी महक आ रही थी। महक तो उसे अच्छी लगी, पर उस तेज हवा को बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस निग्रो जोड़े को एहसास था कि कोई गाड़ी पास आकर रुकी है। उसने क्रॉस करते हुए उन्हें देखा था। वे दोनों भी सिकुड़े हुए बैठे थे। तभी सायरन बजाती ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी उसकी और निग्रो की गाड़ी के बीच में रुकी। उसने गेस्टापो की तरह तेज लाइट डालकर तीनों को देखा और ऊपरी खिड़की का शीशा थोड़ा सा उतारकर उसमें बैठे आदमी से कहा, गो गो। पर इस तूफान में हाउ गो हाउ, निग्रो चीखा था। नोस्ते गो, ट्रैफिक वाला और जोर से चीखा था। ओके ओके। 5 मिनट बाद निग्रो शांत पड़ गया था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी 5 मिनट की मोहलत देकर आगे चली गई थी। उस निग्रो ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के बराबर में लगा दी थी और पूछा था, कहाँ? जिनीवा? एंड यू? लुजान। दीज बास्टर्ड्स, ये तुम्हारा पैसा तो निचोड़ लेते हैं लेकिन अपने देश में टिकने नहीं देते। उस निग्रो ने अंग्रेजी में कहा था। सारी नफरत और कल्चर की बातें करते हुए ये हमें और तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। तुम एशिया से हो, शायद इंडियन या पाकिस्तानी। इंडियन। हम अमेरिकन हैं, पर ये हमें अमेरिकन नहीं मानते। ये हरामजादे हमें जबान दबाकर निगर्स पुकारते हैं और निग्रो ही मानते हैं। मुझसे पूछ रहे थे इस औरत को कहाँ से पकड़ लाए, पर यह औरत नहीं, मेरी बीवी है। ये हरामजादे औरत और बीवी में फ़र्क नहीं करते, औरत की इज्जत नहीं करते।
ये सिर्फ पैसे वाली औरतों और आर्मी की औरतों की थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा है कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। वह बोला था और बहुत तेजी से अपनी गाड़ी सड़क पर लाकर कोहरे और बर्फ की बारिश में आगे चला गया था। उसकी हिम्मत पस्त थी। बर्फ, कोहरे और सर्दी ने उसे लगभग लाचार सा कर दिया था। वह उस निग्रो जोड़े के साथ निकल जाना चाहता था, पर गाड़ी के इंजन ने धोखा दे दिया था। वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। शीशे चढ़ाकर बैठे रहने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। यहाँ तो एक परेशानी में पड़े आदमी की जान पहचान का भी कोई मतलब नहीं था। वह निग्रो जोड़ा भी उसी उलझन में था जिसमें वह खुद फंसा हुआ था, पर यह जोड़ा अमेरिकन था, इसलिए वह सामान अपमान सहते हुए भी उससे अलग हो गया था। देश के हिसाब से अपमान का दंश और अपमान को सहने का अनुपात भी अलग अलग था। यही उसे लगा था। वह अमेरिकन निग्रो तो गाली भी दे सकता था, वह तो खुद को भी गया गुजरा पा रहा था। उसे लगा कि यह दूसरा तूफान तो इस बर्फीले तूफान से भी ज़्यादा भयानक है। और तब उसे पेरिस के सोबोर्न इलाके का वह रेस्टोरेंट याद आया, जहां वह इंडियन रेस्टोरेंट नाम सुनकर अपने लोगों से मिलने, अपनी पहचान पाने के लिए गया था। रेस्टोरेंट इंडियन। रेस्टोरेंट इंडियन के सभी कर्मचारी हिंदुस्तानी ही थे और म्यूजिक सिस्टम पर रविशंकर का सितार बज रहा था। उसने राहत की सांस ली थी। मछली की करी के साथ उसने भात खाया, पर जब उसने भारतीय बेरे से हिंदी में बात करनी चाहिए तो पता चला था कि वे भारतीय तो हैं, पर पांडिचेरी के हैं, इसलिए फ्रेंच बोलते हैं। वह कसमसा के रह गया। उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर मैनेजर भी उनसे बिना मिले भाग गया था। लेकिन क्यों? वह क्यों एक भारतीय से मिलना नहीं चाहता था? तभी एक बेरे ने बड़ी शालीनता से बताया कि साहब, हम पाकिस्तानी हैं, पर हमारे पास पाकिस्तानी म्यूजिक और पाकिस्तानी फूड के रूप में परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम हिंदुस्तानी म्यूजिक और फूड के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी मजबूरी को छिपाने के लिए मैनेजर साहब आपसे मिले बिना भाग गए हैं। उसने तब आदमी की जड़ों को, उस सांस्कृतिक संकट को पहुंचाना था और उससे सहानुभूति महसूस की थी। वह खुद इसी बात का जगह जगह शिकार था। उसे लग रहा था कि आगे भी शायद लगातार उसे इसी संकट से गुजरना है, पहचान और मानवीय सम्मान की तलाश में। उसने यूं ही गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन चालू हो गया। यह भी आश्चर्य की बात थी, नहीं तो इतनी ठंडक में बंद पड़ी गाड़ी कब स्टार्ट होने वाली थी। तूफान अभी भी जारी था, पर वह जैसे तैसे एक मोटल से आ लगा था। गैस कितनी? पंप के आदमी ने आकर पूछा था। नहीं, गैस नहीं, मोटल में रुकने के लिए एक कमरा मिल सकता है? पूछता हूँ, कहते हुए वह भला आदमी भीतर चला गया और 1 मिनट बाद ही फ़ोन पर बात करके खुशखबरी लाया। यस, रूम फॉर यू, कमरे खाली हैं, तुम्हें जगह मिल जाएगी, गो। वह मोटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। बर्फीले तूफान से राहत देने वाली गर्म हवा का झोंका लगा तो वह लगभग उनीदा हो गया। पासपोर्ट? उसे लगभग न देखते हुए रिसेप्शन वाले ने पासपोर्ट तलब किया। उसने पासपोर्ट देखकर राहत की सांस ली, पर तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, सॉरी, नो रूम। पर अभी तो आपने पंप स्टेशन वाले को नो आर्गूमेंट, नो रूम। मुझे मालूम है, रूम तो बहुत से खाली पड़े हैं। सॉरी, नो आर्गूमेंट, नो रूम। क्या यह रंग भेद है? वह चीखा था। डोंट साउट, नो रूम। और वह बेहद बेहद अपमानित होकर बाहर निकल आया था। बाहर बर्फीली हवा के तीर उसे भेद रहे थे। जूते और मोजे ज़्यादा भीग चुके थे और उसने जो ओवरकोट निकाल कर पहना था वह भी अब तक गीला हो चुका था। खून का घूंट पीते हुए वह अपनी गाड़ी तक आया था। गाड़ी ने साथ दिया, स्टार्ट हो गई और तब वह सुबह 3 बजे जिनीवा पहुंचा था। अब वह कहाँ जाए इस जाड़े और बेहुदे वक्त में? सोचा स्टेशन पर रुक जाए, फिर सुबह 7-8 बजे कम्यून को फ़ोन करके वह अपना ठिकाना खोज लेगा। जिनीवा के रेलवे वेटिंग रूम में वह जाकर लेट गया, थका और पस्त। गाड़ी उसने पार्किंग आइलैंड में खड़ी कर दी थी। वेटिंग रूम में बर्फीली बारिश की ठंडक के कोई आसार नहीं थे। वह माँ की गोद की तरह गर्म था। वह लेटा तो लेटते ही नींद आ गई, पर 5 बजे सुबह ही सफाई कर्मचारी ने उसकी कमर में डंडा ठोकते हुए कहा, यू निगर, गेट अप, गेट अप। और तब उसे उठना पड़ा था। और क्या करता? रात वाला तूफान अब थम चुका था। वह वेटिंग रूम की घटना सहकर भी अब वीतराग था। उसे पता था कि उसके साथ यही होना था। यह तूफान तो लगातार जारी रहेगा।
वह इधर उधर घूमता रहा और जब 7 बज गए तो उसने कम्यून में फ़ोन किया। बहुत मुश्किल हुई यह बताने में कि वह कहाँ है, क्योंकि फ़ोन रिसीव करने वाली जूनिया को अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत मुश्किल से वह उसकी बात समझा। वह सिर्फ 3 शब्द बोली, इंडियन स्टेशन या, और जूनिया करीब आधे घंटे बाद उसे खोजते हुए आई थी। इंडियन को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने भी जूनिया की तलाशती आंखों को तत्काल पहचान लिया था। जूनिया ने उससे हाथ मिलाया और बोली, गो यानी आओ। उसने अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो वह कुछ समझी नहीं। वह अपनी सित्रो कार लेकर आई थी। फिर इशारे से उसने उसे समझाया कि उसके पास भी गाड़ी है और वह ट्रेन से नहीं बाई रोड आया है। उसे वहीं रोककर वह कुछ देर के लिए कहीं चली गई। लौटी तो उसके हाथ में एक पर्ची थी। वह पर्ची स्टेशन पर कार पार्किंग की थी। जूनिया ने अपनी छोटी सित्रो गाड़ी में उसे बैठाया और चल पड़ी। कुछ ही देर बाद वे ठहरने के स्थान पर पहुंच गए। उसे तो मेरियाने अंकल के कम्यून में ठहरना था, पर यह जगह तो उसे कम्यून जैसी नहीं लग रही थी। पर मुश्किल यह है कि वह जूनिया से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं समझती थी। वह फ्रेंच भाषी थी और थोड़ी इटालियन और जर्मन बोल समझ लेती थी। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वह ऊपर पहुंचा तो दरवाजे का ताला खोलते हुए जूनिया इतना ही बोली, स्टूडियो माई। और वह पेरिस के 2-4 दिनों के अनुभव से समझ गया था कि यह जूनिया का अपना कमरा था। यही उसने बताया भी था। कुछ देर के लिए वह कुछ भी समझ नहीं पाया था कि कम्यून में पहुंचने के बजाय वह जूनिया के कमरे में क्यों और कैसे पहुंच गया है। फ़ोन तो उसने सही नंबर पर किया था। स्टूडियो यानी कमरे के एक कोने में फ़ोन भी रखा हुआ था, लेकिन उस पर फ़ोन नंबर नहीं लिखा था। कमरे के दूसरे कोने में छोटे से पार्टीशन से सटा हुआ जूनिया का एक चूल्हे वाला किचन भी था। वह वहाँ खड़ी शायद चाय बना रही थी, पर वह हर गुजरते पल के साथ और भी गहरे रहस्य में फंसता जा रहा था। आखिर ये जूनिया, ये उसका कमरा, फ़ोन, उसका स्टेशन आकर उसे ले आना। तब तक जूनिया ने चाय के मग्गे सामने रख दिए। वह चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही उसने फ़ोन नंबर का रहस्य जानना चाहा। जूनिया ने नंबर बताया। वह फ्रेंच गिनती नहीं समझ पाया, तो जूनिया ने रोमन गिनती में एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर बताया और इशारे में आश्वस्त किया कि वह ठीक जगह आया है, चिंता की कोई बात नहीं है। किचन की तरफ से तभी कुछ चिट चिट की आवाज़ आई तो जूनिया उठी। उसने एक प्लेट में भुने हुए सासेज लाकर रख दिए और इशारा किया, खाओ। एक सासेज उसने भी उठा लिया। यानी अब उसका चाय नाश्ता समाप्त हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वह क्या कहे या क्या करे। काम तो कई थे, पर फिर उसे आगे भी जाना था। लुजान जाकर उसे त्रिब्यू द लुजान के रिपोर्टर पियरे कोल्ब से भी मिलना था। साथ ही उसे जिनीवा में भी 1-2 काम थे, पर भाषा की परेशानी के कारण सब कुछ जैसे अटका हुआ था। पर इन कार्यों से ज़्यादा उसे थकान सता रही थी और सबसे पहले पिछली रात के तमाम जलते और सुलगते अपमानों को भूलकर वह सोना चाहता था। चाय नाश्ते के बाद जूनिया ने टूथपेस्ट, एक नया ब्रश और छोटा टॉवेल उसके सामने बढ़ा दिया और दरवाजे के बाहर गैलरी में बने बाथरूम की ओर इशारा किया और इशारों में यह भी जाहिर किया कि उसे मालूम है कि उसका सामान स्टेशन पर खड़ी कार में बंद है, और यह भी कि वह ओवरकोट, जूते मोजे उतार कर, ब्रश आदि लेकर और जो चाहे कुछ लेकर आराम भी कर ले। तब तक वह एक काम से कहीं जाएगी और 3-4 घंटे बाद लौट आएगी। दोनों चाबियां थमाकर जूनिया अपने काम में चली गई। वह लौटी तब वह गहरी नींद में सो रहा था। उसी ने उसे कंधे से हिलाकर जगाया और घड़ी दिखाते हुए बताया कि अब लंच का समय हो गया है, इसलिए गो यानी चलो। वह अपनी उसी चित्रोकार में उसे जिनीवा पर ले गई। वहीं एक बेहद खूबसूरत रेस्तरां में उसने खाना खिलाया। फिर उसने झील में तैरते काले हंस दिखाए और शैले शैले कहा। उसने अंदाज लगा लिया कि वह अंग्रेजी कवि शैले की बात बताना चाहती थी, जो इसी झील में एक तूफानी दिन अपने प्राण खो बैठा था। उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर वह उसे पतझड़ से भरे सुनसान जंगलों को दिखाने ले गई थी। पतझड़ का दृश्य देखकर वह विमुग्ध रह गया था। शायद छुट्टी के कारण बहुत से सैलानी झील पर और जंगलों में भी मौजूद थे, पर वहाँ भीड़ के बावजूद एकांत भी था। वह जूनिया को लेकर भी विमुग्ध था। कैसी लड़की है, कितनी विचित्र और कितनी अलग।
जूनिया जैसे उसकी जन्म जन्मांतर की बंधु बनी और उसके साथ उन्मुक्त भाव से पेश आ रही थी। और तभी जूनिया एक आज़ाद उन्मुक्त पंछी की तरह पतझड़ के सफ़ेद कालीन पर दौड़ती चली गई और कोहरे में अदृश्य हो गई, जैसे उसके पंख लग गए थे। कुछ पुकारने जैसी आवाज़ तो आई, पर उसे यहाँ पुकारने वाला कौन था? लेकिन उसके मन में अनुगुंज उठी थी कि कहीं जूनिया ने ही तो नहीं उसे पुकारा था। उसने मन ही मन उस आवाज़ का उत्तर दिया था, जूनिया, जूनिया, लेकिन उसके उत्तर में कोई आवाज़ लौट कर नहीं आई। पतझड़ से भरा वह सफ़ेद जंगल अब उसे एक तिलिस्म सा दिखाई दे रहा था। अगर जूनिया उस कोहरे से लौटकर न आए तो वह क्या करेगा? चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। तभी एकदम अंधेरा छा गया, सफ़ेद जंगल सुरमई हो गया और बारिश होने लगी। बारिश की सर्द सुइयां बदन के खुले हिस्से पर चुभने लगी। धीरे धीरे उसका ओवरकोट भी भीग गया और पतझड़ के सूखे पत्तों के नीचे जमा बर्फीले कीचड़ ने उसके सूखे हुए जूते और मोजे को फिर से भिगो दिया कि तभी एकाएक भीगी तितली की तरह जूनिया उस कोहरे की दुनिया से निकलकर उसके पास आ गई थी। कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे और तब उसने उसे भर आंख देखा था। वह संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह लग रही थी। एकाएक वह समझ नहीं पाया कि जूनिया किसी मोटल की औरत थी या संगमरमर की कोई कला मूर्ति। और उस सर्द और अंधेरे मौसम में उसका हाथ पकड़कर जूनिया उसे अपने चित्रोकार तक घसीटती ले गई थी और स्टूडियो की तरफ चल दी थी। बारिश और तेज हो गई थी, पर अभी तक बर्फ की बारिश में नहीं बदली थी। वह स्टेशन तक जाकर अपने कपड़े लाना चाहता था, पर कुछ संकोच, अड़चन और जूनिया की उन्मुक्त लय को तोड़ देने का साहस वह नहीं कर पाया था। एकाएक सर्द हवा चलने लगी थी। उसने अपना भीगा हुआ ओवरकोट उतारकर जूनिया को देना चाहा था, पर कार में जगह की कमी और संगमरमरी जूनिया को लगातार देख सकने की इच्छा ने उसे रोक दिया था। घर पहुंचते ही जूनिया ने इशारे से पूछा कि पहले तुम नहाओगे या मैं? नहाना क्या जरूरी था? पर जूनिया के प्रति एक अजीब सी आसक्त के आकर्षण ने उसे खुद पहले नहाने को तैयार कर दिया था, पर कपड़े उसके पास कहाँ थे? उसकी उलझन को समझकर जूनिया ने अपना एक गाउन उसे दिया और समझाकर बताया कि आज इसे पहनकर ही सो जाओ। कौन देखने वाला है कि तुम एक लड़की का गाउन पहनकर सो रहे हो? सुबह तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, तब तुम उन्हें पहन लेना। और जब तक गैलरी के बाथरूम के गर्म पानी से नहाकर वह आया था, तब तक जूनिया उस सर्दी में उसी संगमरमर की नंगी मूर्ति की तरह बैठी हुई चाय पी रही थी। वह जूनिया के गाउन में बहुत अटपटा महसूस कर रहा था। फिर वह नहाने चली गई थी और जब वह लौट कर आई, तब तक एक चूल्हे वाले किचन में दलिया और पोर्क की खिचड़ी पककर तैयार हो गई थी। खिचड़ी खाने के बाद अब उसके सामने सोने का सवाल था। बिस्तर तो एक ही था और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दोपहर में तो वह अकेला था, इसलिए शांति से सो गया था, लेकिन अब इस रात में तब तक जूनिया अपना गाउन उतारकर बिल्कुल एक उजागर संगमरमरी मूर्ति के रूप में उसके सामने थी। उसने उसी एक बिस्तर पर इलेक्ट्रिक क्विल्ट लगाकर उसे पुकारा था, गो यानी आओ। बिजली की यह रजाई गर्म हो रही थी और सारे संकोच के बावजूद वह अब आराम से सोना चाहता था, पर जूनिया का उजागर संगमरमरी शरीर उसे पुकार रहा था। पता नहीं यह पुकार खुद उसके मन की थी या जूनिया के मन की। बिजली की उसी एक रजाई में आखिर वह भी जूनिया के साथ घुस गया था और करवट लेकर उसने उसके लिए 3/4 जगह छोड़ दी थी। वह आधी से अधिक जगह पार करके भी जूनिया की तरफ नहीं खिसक पाया था और न जूनिया ने आधे बिस्तर की यह लक्ष्मण रेखा पार की थी। सुबह सुबह आँख खुली तो चाय तैयार थी, साथ में उबले अंडों का नाश्ता था। उसके बाद जूनिया ने पिछले दिन की तरह पेस्ट और ब्रश उसके सामने रख दिया। आज उसे इशारा करके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसे पता था कि बाथरूम की चाबी कहाँ लटकी हुई है। बाथरूम से वह लौटा तो जूनिया तैयार होकर अब एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह उसके सामने मौजूद थी। उसने भर आँख उसे देखा। जूनिया मुस्कुराई और बोली, गो यानी चलें। और तब उसे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए वह जिनीवा की स्विस बैंक वाली स्ट्रीट से होते हुए पहले एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर पहुंची। उसने अपनी गाड़ी पेवमेंट पर चढ़ाकर पार्क की और उसे डिपार्टमेंटल स्टोर के लाउंज में बैठाकर खुद भीतर चली गई थी। उसने समझा जूनिया को कुछ खरीदना होगा। काफ़ी देर बाद जब वह लौटी तो उसके साथ एक खूबसूरत नौजवान था।
उसने हलो किया और पास बैठ गया। जूनिया उसके उस पार बैठी हुई थी और तब बहुत शालीनता से उस नौजवान ने अंग्रेजी में बात शुरू की थी। मेरा नाम फिलिप है, मैं इस डिपार्टमेंट स्टोर में नौकर हूँ। जूनिया मेरी मंगेतर है, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इसने मुझे बताया था कि तुम कल सुबह आए थे, तुम बहुत थके हुए थे। जूनिया का मंगेतर अंग्रेजी में बात कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक अजनबी की तरह इस तरह आने और ठहर जाने का रहस्य साफ कर दे। उसने कहा, जी हाँ, मैं बर्फ़ का तूफ़ान पार करता हुआ आया था और असल में मुझे मेरियाने कम्यून में ठहरना था। मैंने वहीं फ़ोन किया था। हाँ, तुमने ठीक ही फ़ोन किया था। हाँ क्या? हाँ, और देखो जूनिया कह रही थी कि वह कम्यून अब वहाँ नहीं है, पर वह फ़ोन तो अब भी वही है। क्या वह एक खूबसूरत बात नहीं है? और जूनिया की बहुत खूबसूरत हंसी उसे फिलिप के कंधे के उस पार से सुनाई दी थी। कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए जूनिया तुम्हें मुझसे मिलवा नहीं पाई, आज लेकर आई है, फिलिप बोला। मैं जूनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ क्या? हाँ हाँ, जूनिया कह रही है कल रात भी तेज तूफान आया था, शायद तुम उसमें कहीं भटक जाते, इसलिए उसने सुबह तक का इंतजार किया था। हाँ हाँ, एक और बात, जूनिया जानना चाहती है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जूनिया का यह सवाल एक आदिम सवाल की तरह उसकी पूरी चेतना में कौंधने और गूंजने लगा था। तो दोस्तों, ये थी कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी तुम कौन हो। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।